We'll proceed with the discussion. Sri Ghulam Nabi Azad. माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, सर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए और माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने के लिए जो उन्होंने दोनों सदनों के एमपीज को परसों संबोधित सेंट्रल हॉल में किया। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, 2016 year has been a year of depression, recession, suppression and regression. मैं सोचता था कि ये मैं सोचता हूं कि उस तरफ से हमेशा अंग्रेजी में शायरी होती है, हिंदी में है थोड़ी, हम भी पहल करें। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है और ये सत्ताधारी पार्टी के लिए अच्छी बात है, तो शायद जिस जोश से मैं बोलता हूं आज उससे नहीं बोल पाऊंगा, लो ब्लड प्रेशर की वजह से। तो जो माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था उसमें कश्मीर के हालात के बारे में चिंता प्रकट की है। ये चिंता स्वाभाविक है, सरकार को भी चिंता है, कश्मीर की जनता को भी चिंता है, विपक्ष को भी चिंता है, पूरे देशवासियों को चिंता है। सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में किया और कहा, और पूरी पार्टी और पूरी सरकार 24 घंटे सबका साथ और सबके विकास की बात करती है। मैं शुरुआत करता हूं क्योंकि हमेशा जम्मू कश्मीर भारत का सर या भारत का ताज माना जाता है और चूंकि जम्मू कश्मीर के बारे में चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो या बाकी हालात हों, राष्ट्रपति जी के भाषण में इसका उल्लेख है जम्मू कश्मीर का। माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बन के कश्मीर गए थे, पहले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो आपने शुरुआत कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत से शुरू की थी। सब लोग खुश हो गए थे, पूरा भारत खुश हो गया था, कश्मीर की जनता खुश हो गई थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख की जनता खुश हो गई थी कि कई अरसे के बाद कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की फिर बात की गई। लेकिन उस कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत का क्या हुआ? गालिब का एक शेर है जो आज जम्मू कश्मीर के लोग दोहराते हैं, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ही जाते अगर एतबार होता। वो जमहूरियत, वो कश्मीरियत, वो इंसानियत इन 2.5 सालों में किस तरह से सिसक कर उसने दम तोड़ दिया, पूरी दुनिया ने देख लिया। और 2016 में वो जमहूरियत और इंसानियत के कत्ल हो गया। मैं आज कश्मीर के अवाम से शुरू नहीं करता,
1947 से लेकर आज तक हमारी फौजी केरला से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर उड़ीसा, बंगाल से लेकर यूपी, बिहार से लेकर गुजरात से लेकर पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली से कोई भी कोना शायद नहीं होगा हमारी फौजी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उस कश्मीर का एक हिस्सा बन के रह गए हैं। बहुत अच्छी बात है। वो भी उस कश्मीरियत का एक हिस्सा बन गए हैं। बहुत अच्छी बात। तो मैं शुरुआत आज उनसे शुरू करता हूं, उन फौजियों से कि कितने सिक्योरिटी फोर्सेस मारे और कितनी सीज फायर वायलेशंस हुई। मैं अगर ये कहूंगा कि 14-15 में सबसे ज्यादा और 16 में जितनी सीज फायर वायलेशन इस थोड़े से समय में हुई है एनडीए के सरकार में, शायद इतनी 10 या 20 साल में मिलाकर नहीं। अगर 2016 और 15 के ही आंकड़े लें, 2015 में हमारे फौजियों की सिक्योरिटी फोर्सेस जो आतंकवादियों के हमले से मारे गए, जाने जाया हो गए, 39 थे और पिछले साल इनकी संख्या बढ़कर दुगने से ज्यादा 82 हो गई। और हम भी अभी भी कहते हैं बहुत इंप्रूवमेंट हुई और सैकड़ों जख्मी हो गए। ये चिंता का विषय, चिंता का विषय हमारे लिए हो सकता है, लेकिन सरकार के लिए समाधान होना चाहिए। सरकार चिंता, अगर सरकार चिंता का विषय कहेगी तो फिर मेरे ख्याल में पूरे देश को सरकार की पर चिंता करनी चाहिए कि सरकार चिंता करती है, सरकार हल निकालती है, सरकार चिंता नहीं करती, सरकार समाधान निकालती है, चिंता नहीं प्रकट करती। चिंता तो जनता करती। असफल ये सरकार हुई इन्फिल्ट्रेशन रोकने में और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानें बचाने। अगर मैं ये कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में जब ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे तो 60% अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी पार्टी को मिला है तो जो कश्मीर के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में आपने कहा था उस पर मिल गया था। लेकिन आज कश्मीर के हालात ज्यादा खराब हो गए। मैं उन सिपाहियों को और फौजियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने हाल ही अभी पिछले महीने में कुछ दिनों में भारी बर्फबारी की वजह से अवलांचेस में उनकी जानें चली गई। चाहे वो मछेल में हो, 20 जानें चली गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की गुरेज में 14 फौजी मारे गए, 5 मछेल में और मेजर मिथ सोनामर्ग में बर्फ के नीचे आ गए। लेकिन मुझे अफसोस है कि कुछ जानें बचाई जा सकती थी, उनको बर्फ से निकाला गया था, लेकिन 3 दिन वो श्रीनगर नहीं पहुंची क्योंकि रास्ता बंद था। इसलिए इसमें मेरा सुझाव होगा सरकार से, प्री का गिरवा तक बर्फ के पड़ने से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की कुछ जगहों से लोकेशन की जाती थी, महफूज जगहों पे, सेफर जगह। लेकिन 98 के बाद, 99 के बाद उनको एक ही जगह रहे, चाहे वो सेफ हो या ना सेफ हो। और इत्तेफाक की बात है कि 1998 से लेकर आज तक सिर्फ ये दूसरी दफा है इतनी बर्फबारी हुई। एक तो 2008 में, लेकिन एवलांचेस नहीं आए, बहुत कम आए, उतनी जाने नहीं चली। लेकिन आज की बार ये एवलांचेस ज्यादा आ गए, तो उनके लिए दोबारा बंदोबस्त करना चाहिए, कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। हमारे कनेक्टिविटी नहीं है पहाड़ों,
जैसे बॉर्डर, कुछ बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी, आप कच्छ देखें तो आप जापान की जैसी सड़कें हैं। आज से 20 साल पहले की बात मैं करता हूं, 25 साल पहले की, जब मैं टूरिज्म मिनिस्टर वहां कच्छ जाता था टूरिज्म को प्रमोट करने की, उस वक्त जापान जैसी सड़कें थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ों में पहाड़ी इलाके हैं वहां कनेक्टिविटी बहुत कम है, और उसका असर आम जनता पे तो पड़ता है लेकिन फौजियों पे भी पड़ता है। और विशेष रूप से इस तरह की घटनाएं होती हैं, बर्फ जो ही शुरू हो जाए वो चाहे भी वहां से निकलना, लेकिन पैदल तो कई दिन लगेंगे। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी कि विंटर के लिए इसका ये सिक्योरिटी मामला है, मैं खुल के उसके बाद में मैं यहाँ सजेशन नहीं दे सकता हूं, मैं सरकार को अलग बता सकता हूं उसके बाद। इसके साथ सिविलियंस का क्या हो? बहरानवानी के बाद जो हालात हुए, 90 से ज्यादा लोग मारे गए सिविलियन। सिक्योरिटी फोर्सेस और बीच के उनके जनता के बीच की लड़ाई के दौरान, मुठभेड़ के दौरान एक बहुत बड़ा नंबर है सिक्योरिटी फोर्सेस और जनता के बीच में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में अगर 90 लोग मारे जाएं और 12,000 लोग जख्मी हो जाएंगे एक छोटी सी स्टेट में, ये बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या। और 1/4 इन 12,000 लोगों में से तो पैलेट इंजरीज उनको है, और 1,000 लोगों में, बच्चों में खास तौर से आंखों में पैलेट इंजरीज लगी है, और बहुत सारे बच्चे हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें खो दिए। हमारे मीडिया में बहुत छपा, टेलीविजन में बहुत छपा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत छपा। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यहां तक कहा, आई कोट, मैस ब्लाइंडिंग एंड एपिडेमिक ऑफ डेड आइज इन कश्मीर। तो ये हमारी देश की सरहदों तक ही, सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही ये घटनाएं, दुनिया के हर कोने में इस पर चर्चा हुई। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, प्रदेश के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन भारत के लिए ठीक नहीं है, जहां हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं कि देश का एक हिस्सा, और वो भी सर ही महफूज ना हो, सर ही सुरक्षित ना हो, तो धड़ कैसे सुरक्षित हो सकता। इसलिए सर को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बचाने के लिए, इस देश का सर बचाने के लिए मेरे ख्याल में इस सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। उसके बाद तकरीबन 10,000 के करीब नौजवान गिरफ्तार किए गए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और उसमें से सैकड़ों लोग पीएसए में भी डाले गए, और पीएसए में 2 साल तो जेल आप रख सकते हैं बगैर किसी ट्रायल। कर्फ्यू 90 दिन रहा, और इन 90 दिन में 53 दिन, 53 डेज, ये कर्फ्यू 10 डिस्ट्रिक्ट जो वैली हैं, पूरी 10 ही हैं, उसमें एक दिन के लिए भी 53 दिन कर्फ्यू रिलैक्सेशन नहीं हुई। ये सबका साथ और सबका विकास नहीं कहलाता। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, कश्मीर पर तो मेरे ख्याल में आने वाले जो बजट सेशन है वो लोग उस पर चर्चा होगी, मैं अलग से बोलूंगा। लेकिन पिछले साल जो गया, इसमें भारत के ताज के हालात के बारे में तो मैंने चर्चा की, लेकिन भारत का जो धड़ है, भारत का जो जिस्म है, इसमें क्या हो गया पिछले 1 साल? डिमोनेटाइजेशन की वजह से, जिस पे चर्चा होती है, बहुत चर्चा होती है, 24 घंटे
भारतीय जनता पार्टी, मंत्री, मैं सोच रहा था कि इतनी घटनाएं होने के बाद सरकार इस डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बारे में कम से कम क्रेडिट लेने की कम कोशिश करेगी, चर्चा कम करेगी, ज्यादा एपोलोजेटिक होंगे, कोई रिमोर्स की बात होगी, पछतावे की बात होगी, माफी की बात होगी, लेकिन वो नहीं है। माननीय राष्ट्रपति के भाषण में भी कैबिनेट ने डाला, उनके माहौनों से भी तारीफ करवाई, लेकिन है क्या इस डिमोनेटाइजेशन, इस नोटबंदी में जो शुरू में कहा गया था सरकार की तरफ से, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, जो नकली नोट हैं वो बंद हो जाएंगे, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर, तीनों चीजों पे कोई असर नहीं पड़ा। पैसा जितना बाहर था तकरीबन सब बैंकों को वापस आ गया। तो ब्लैक मनी रही कहां? इसी के साथ साथ टेररिज्म, बांडीपुरा में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हमारा पीओके के साथ लगा हुआ कश्मीर में, उसमें जब हमारे पुलिस ने आदमी पकड़ा तो उसके जेब से 2-2 हजार के नोट निकले। अभी तो कुछ हफ्ते ही हुए थे नोटबंदी को, तो हमसे पहले ही उसको, शायद यहां बहुत सारे एमपीज को अभी चेक के द्वारा 2-2 हजार 4-4 हजार नहीं मिले थे, लेकिन बांडीपुरा उसके जेब में पहले पहुंच गए थे। तो यह तर्क भी गलत निकला। और काउंटरफीट करेंसी के बारे में अभी मैं पढ़ना चाहूंगा, तो एक मजाक, अभी तक कई जगह आपकी काउंटरफीट पैसे पकड़े गए हैं। और उसके साथ साथ ही मैं 2 चीज बताता हूं। शायद ये पहली दफा होगा भारत की हिस्ट्री में, मुझे नहीं मालूम विश्व की हिस्ट्री में होगा। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर है और इस पे चित्र भी है। बापू गोज मिसिंग फ्रॉम द बंडल ऑफ जेन्युइन 2000 नोट्स। ये है, इसमें बापू ही नहीं है। द फादर ऑफ द नेशन के बगैर भी नोट छाप दिए सरकार। ये भी पहली दफा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये फोर्ट में फोटोज रखे हैं, दूसरे पेपरों ने हैं, मैं इसको सदन में रखूंगा। दूसरा है, नाउ 500 रुपीज नोट्स विद 1 प्रिंटेड साइड फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड द अदर साइड ब्लैंक। ये है, एक साइड से प्रिंटेड है, एक साइड से ब्लैंक है। और फिर बैंक वाले कहते हैं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन प्रिंटिंग गलती है। टाइपिस्ट है क्या ये कि टाइपिकल एरर तो सुना था, लेकिन नोट पे फोटो गांधी का नहीं हो और नोट एक ही तरफ से छपे हों, ये तो पहली दफा हम सुन रहे हैं। शायद हमसे ज्यादा किसी का इंटरनेशनल नॉलेज होगा, वो बता पाएगा कि किस देश में इस तरह के नोट छपते हैं, मुझे मालूम नहीं। सर, एक चीज और दिखने में भी आ गई इस डिमोनेटाइजेशन। आंखें हमारी खुली। 2000 रुपये आप ले सकते हैं, फिर 4000 ले सकते हैं एक हफ्ते में, 4500 ले सकते हैं कई हफ्तों के बाद 4500। लेकिन ये पहली दफा, ये तो सुना था कि बैंक लोन लेने जाओ तो 2% वो पैसे ले जाते हैं, बैंक वाले 2% ले जाते हैं, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली, वरना आपका लोन पास नहीं होगा। ये तो हम बचपन से सुनते आए थे, कोई भी सरकार हो, इनकी सरकार हो, हमारी सरकार हो। लेकिन ये पहली दफा देखा कि इस डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बाद 2 दरवाजे बैंकों में थे। एक दरवाजे से आपको 4000, 4500 रुपये मजदूर को, किसान को, गरीब को, बूढ़े को, सड़क पे काम करने वाले को, एमपी को,
रीडर को, इंडस्ट्रीज को। अगले दरवाजे से तो आप 4,000 ले सकते हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से लेने की कोई सीमा नहीं। आप उसमें कोई वो 10 करोड़ ले सकते हो, 20 करोड़ ले सकते हो, 50 करोड़। ये तो कह सकता है कि बैंक के मैनेजर शायद सबसे इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे अमीर हो गए। मैंने ये घर के आंकड़े नहीं बनाए हैं, ये पेपरों से मैंने लिए हैं। सर, न्यू दिल्ली में 3.5 करोड़ देते हुए एक आदमी पकड़ा गया। ये तभी उन्हीं दिनों की बात है, और ये सब नए करेंसी। ये नवंबर दिसंबर की बात है, जनवरी के आंकड़े नहीं है। सेशन उन दिनों चला नहीं, मैंने उसके लिए आंकड़े निकाले थे तब। और 3.5 करोड़ के 3.5 करोड़ नए नोट। 30 नवंबर को दूसरा वाक़ा हुआ, 4 करोड़ 70 लाख रुपया आईटी ऑफिसर्स ने कर्नाटका गोवा रीजन में पकड़े। 6 करोड़ असली, और 6 करोड़ में से 4 करोड़ 70 लाख रुपए नए नोट। अभी उस महीना पूरा नहीं हुआ था 30 नवंबर को। 6 दिसंबर को 33 लाख पकड़े गए। नाराज होंगे, मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन बीजेपी का ही लीडर वेस्ट बंगाल में एसटीएफ ने पकड़ा 33 लाख 2-2 हजार के। उसके साथ ही गोवा में सीबीआई ने रेड किया, और लोकल पुलिस में 1.5 करोड़ नए नोट निकले। इसके साथ ही 8 दिसंबर को आईटी ऑफिशियल्स ने एक रैकेट बस्ट किया चेन्नई में, 90 करोड़ सीज किए, 70 करोड़ नए। ये कौन सा बैंक है कि जिसमें अगले दरवाजे से 4,000 निकलते हैं और पिछले दरवाजे से 90 करोड़ निकले हैं? कहीं से तो गए हैं, या तो जहां प्रिंटिंग होती है वहां से गए हैं, या बैंक से गए हैं, कहीं नहीं कहीं से तो गए हैं। मैं सब जगह नहीं, अगली जगह है 1 करोड़ 57 लाख, दूसरी जगह है 24 करोड़, फिर 7 करोड़ 2 लाख, फिर 5 करोड़ 7 लाख, फिर 8 करोड़, जिसमें से 2 करोड़ नए, 6 करोड़ पुराने। इसके बारे में भी तो डिस्क्रेडिट सरकार को लेना पड़ेगा। ये डिस्क्रेडिट कौन लेगा कि ये 2 किस्म की करेंसी कहां से चल रही थी? ब्लैक मनी, तो ये है ब्लैक मनी जो जनरेट हुई है इस नोटबंदी की वजह से, जो पिछले दरवाजे से जाती है। ब्लैक मनी ये है। ब्लैक मनी वो नहीं है जो बैंकों में जमा हुई है, जो लोगों ने जमा कर दी। ये ब्लैक मनी जनरेट हुई है, और दिस इज टिप ऑन द आइसबर्ग। ये तो किसी को पकड़े गए, कितने लोग पकड़े जाते हैं, कितने हजारों करोड़ इस तरह से बदल लिए। और इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा कि इंटरनेशनल प्रेस ने इसके बारे में क्या कहा है। तो ये था ब्लैक मनी के बारे में, जो जनरेट हुई, खत्म तो नहीं हुई। सरकार हमेशा, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी, और बीच में होम मिनिस्टर साहब भी आए, लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि आज ये सब करो, आगे सब ठीक होगा। माननीय लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब मीडिया वाले पहुंच जाते थे बाइट लेने के लिए, तो लोग कहते थे कि भाई परेशानी तो है, सब ठीक होगा। माननीय लॉ मिनिस्टर साहब, आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, और इसी शहर में रहते हैं, उसी हिंदुस्तान में रहते हैं, इसी हिंदुस्तान के वासी हैं। सरकार में रहने के बाद लोगों के साथ मिलना कम होता है, आना जाना कम हो जाता है, सरकार की फाइलों में गुम हो जाता है, विपक्ष ज्यादा घूमता है। पहले 3 दिन तो रिपोर्टिंग बढ़िया होती थी, क्योंकि पहले 2-3 दिन में लाइनों में जो लोग रहते थे वो पैसे निकालने वाले होते थे।
मतलब जब सरकार की तरफ से और आरएसएस बीजेपी की तरफ से हिदायत हो गई कि सब आरएसएस बीजेपी वर्कर लाइनों में रहो और बाइटें दे दो कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तब की ये बात। मैंने शुरू में कहा हम भी यहीं रहते हैं, आप भी यहीं रहते हैं, तो जाहिर है बाइट्स तो डाइल्यूट होना ही था। हमने देखा एक दिल्ली के शहर में बाजू वाली दुकान में, एटीएम की दुकान में हाकी लेकर लोग थे। एक 65 साल का आदमी ने आवाज उठाई और उसको हाकी से क्या किया, उस जो दुकान में हाकी वाला बैठा था, दुकानदार नहीं था, हाकी वाला कहीं बाहर से बैठा था, और उसको कितनी स्टिचेस लगी। वो सीपीएम का आदमी था, कांग्रेस का आदमी था, हमारा आदमी था, वो आपका आदमी था। ये इन पैंतरों से सरकार नहीं चलती। सर, डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का असर क्या हुआ? किसानों के बारे में उल्लेख किया गया है माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में। किसान्स वेलफेयर लाइज इन किसान्स वेलफेयर लाइज नेशंस प्रॉस्पेरिटी। बहुत अच्छा, कहने को बहुत अच्छा लगता, लेकिन किसानों का क्या हुआ इस सरकार में? क्या कहता है नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड? वो कहता है 14-15 में 42% आत्महत्याएं, सुसाइड्स बढ़ गए किसानों के। तो ये हम उनका वेलफेयर देख रहे हैं। इस नोटबंदी की वजह से किसानों पे तो एक बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं, फर्टिलाइजर खरीदने के पैसे नहीं थे, इंसेक्टिसाइड के लिए नहीं थे, ट्रांसपोर्ट के नहीं थे, ट्रैक्टर के लिए नहीं थे, तेल के लिए नहीं थे, और फिर भी हम वेलफेयर की बात करते हैं। हमारे वक्त में भी ऐसी स्थिति आई थी जब किसानों ने सुसाइड, आत्महत्या करने का आह्वान किया या शुरुआत की, तो यूपीए गवर्नमेंट ने 2008 में 72,000 करोड़ माफ किए। माननीय सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने एक किसान यात्रा की। मैं उनके साथ कुछ हफ्ते रहा और 2 करोड़ मांग पत्र आ गए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए थे कि कर्जा माफ करें। हम राष्ट्रपति जी के भी, उनको भी इस तरह रुजू करना चाहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। सर, यूपी के और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के सामने सड़क पर, घर के सामने किसानों ने टमाटर के ट्रकों के ट्रक और आलू के ट्रकों के ट्रक फेंक दिए। कल मुझे यूपी का उरैया का एक किसान मिला और उसने कहा कि जब डिमोनेटाइजेशन के पहले 50 किलो का जो एक कट्टा, उसे देसी में कहते हैं 50 किलो की एक बोरी, वो 800 रुपए में जाती थी, और इस नोटबंदी के बाद और उन एक बोरी का जो हमारा किराया था जो 800 रुपए में जाती थी, उसका जो रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में 125 रुपए देने पड़ते थे। लेकिन डिमोनेटाइजेशन के बाद उस बोरी की कीमत 20 से 50 रुपए हो गई, 800 से गिरकर। तो वो हमने, क्योंकि कीमत बोरी की 20 से 50 रुपए होगी और किराया 125 हो गया रुपए, तो वो 10,000 बोरे हमने फेंक दिए। 10,000 बोरे एक किसान ने। ये हाल सभी किसानों की है, ये घर घर की कहानी। किसान तो बिल्कुल ऐसी हालत कर दी है कि मुझे नहीं लगता है किसान अगले 10 साल भी उठ पाएगा। हमारी बहनों की
हमारी बहनें, बहु बेटियां, गृहिणियां हमेशा बचा के रखती है पैसा, कुछ न कुछ पैसा बचा के रखती है बुरे समय के लिए। उनका नोट भी कागज बन गया। सीनियर सिटीजन्स, हमने देखे टेलीविजन पे किस तरह से वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन चले जाते थे। एक सीनियर्स के कितने सीनियर सिटीजन की जानें चलेगी। सर, कहीं सुना है कि 120 लोग किसी पॉलिसी की वजह से, 120 तो वो आए हैं जो मीडिया में आए हैं, नाम आए, उनकी जानें चली गई। बूढ़े, नौजवान, हार्ट अटैक्स, औरतें, छोटे मासूम बच्चे अपनी मां की गोद में उन्होंने दम तोड़ दिया क्योंकि हॉस्पिटल नहीं जा सकते। सर, और तो और एक गर्भवती महिला जिसको हॉस्पिटल में दाखिल होना था, घर में और कोई नहीं था, शायद उसे हॉस्पिटल में कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, वो गर्भवती जो 9वें महीने में, वो भी लाइन में बैठ गई और लाइन में ही बच्चा पैदा हो गया। इससे पहले और क्या आपकी सरकार कर सकती थी? आपने गर्भवती महिलाओं के भी बच्चे खड़े खड़े लाइन में पैदा करवा दिए। 75 साल के बूढ़े को भी लाइन में खड़ा कर दिया, पूरे देश के को लाइन में खड़ा कर दिया। और फिर भी नोटबंदी अद्भुत, अद्भुत नहीं है, भूत है। ये भूत बन के आया इस देश की जनता के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, भगवान के लिए, खुदा के लिए। ऐसे भूत आप अपने पास ही रखिए, जनता में मत इनको छोड़िए। लेबर्स का क्या हो? लेबर जनरेशन तो कम हो गई, लेकिन जो लेबर थी, हमारी जो कंस्ट्रक्शन था, उसका क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन को लोग आम तौर पर सोचते हैं कि बड़ा ठेकेदार है बस, लेकिन कंस्ट्रक्शन में कितनी इंडस्ट्रियां कंस्ट्रक्शन पे चलती हैं। आप नोएडा जाइए, मैं आजकल यूपी के इलेक्शन में जा रहा हूं और उनको बिठा के पूछता हूं, सब बंद है कंस्ट्रक्शन। और एक कंस्ट्रक्शन से जब कुछ बिल्डिंगें बनती तो उससे कई हजार मजदूर नौकरी से वंचित हो जाते हैं, रोजगार खत्म हो जाता। और रोजगार ही एक मजदूर का नहीं होता, सैकड़ों और हजारों मैसन जो काम करते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। सैकड़ों और हजारों जो कारपेंटर्स होते हैं वो बेरोजगार होते हैं। जो लोहा लगता है, वो लोहे की जो स्टील फैक्ट्रियां हैं वो बंद होने के कगार पे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बंद है, स्टील लगना बंद है। और उस स्टील फैक्ट्री में मालिक नहीं, कितने एंटरप्रेन्योर्स और कितने मजदूर, उनकी नौकरी चली जाती। सीमेंट बिल्डिंगों में लगता है, सीमेंट बंद हो गया लेना, और उस फैक्ट्री में, सीमेंट की फैक्ट्री में हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। आज ईंट के भट्ठे, ईंट के भट्ठे में कितने हजारों और लाखों मजदूर लगते हैं। कंस्ट्रक्शन बंद हो गई, ईंट खरीदना बंद हो गया, मजदूरी की मजदूरी चलेगी। ये तो एक सेक्टर की मैं बात करता हूं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, बिल्डिंग सेक्टर की। बाकी कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, आप गुजरात का माननीय प्रधानमंत्री जी खुद जानते हैं। कपड़े की इंडस्ट्रीज का क्या हो, कोई भी हैंडलूम्स का क्या हो गया, डायमंड्स का क्या हो गया। सूरत में अब पैसा नहीं देगा बीजेपी को कोई, हाँ डरा धमका के आप ले लें, लेकिन प्यार से नहीं देंगे। जीडीपी, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत एबीसी जानता हूं। लेकिन दुनिया के इकोनॉमिस्ट कहते हैं, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी जीडीपी 1% से 2%, 2.5% कम होने की बात करते हैं। सर, पूरे देश में हमारे पेपरों ने
टेलीविजन ने क्या कहा सबको जानकारी हो, चीफ जस्टिस के बेंच ने क्या कहा नोटबंदी पर सबको मालूम है, हाई कोर्टों ने और हाई कोर्ट बेंच ने कलकत्ता की क्या कहा सबको जानकारी है। लेकिन दुनिया ने क्या कहा उसका एक नमूना मैं बताता हूं। व्हाट द इंटरनेशनल मीडिया हैज सेड अबाउट डिमोनेटाइजेशन। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, आई कोट, poorly thought out and executed, given the pain it would inflict and its small temporary gains, unquote. यूके का गार्डियन क्या कहता, I quote, Modi has brought havoc into India. The rich will not suffer as corruptly acquired fortunes have almost all been converted to shares, gold and real estate, but that the poor would be hit hard, unquote. The Economist of UK क्या कहता, I quote, cautionary tale of the reckless misuse of one of the most potent of policy tools, control over the economy's money. Demonetization would make only limited strides in shrinking the black money, but would affect all of India, 1.3 billion citizens, the poorest most of all, unquote. The Financial Times of UK क्या कहता, I quote, India's cash bonfire was poorly designed and was too much, too soon, unquote. Steve Forbes magazine USA का कहता, called the decision breathtaking in its immorality, unquote. फिर आगे फिर कहता, I quote again, what India has done is commit a massive theft of people's property without even the pretense of due process, a shocking move for the democratically elected government, unquote. सर ये मैंने कोई इतनी रिसर्च नहीं की, मैंने गूगल से निकाले हैं, कोई भी निकाल सकता है, इसलिए कोई ये स्टेट सीक्रेट नहीं है। ये दुनिया क्या कह रही है, तो ये हमेशा हमने यहां आवाज उठाई सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, जिसका हम पूरा समर्थन करते हैं, और सर्जिकल स्ट्राइक सरकार करेगी तो हम समर्थन देंगे। लेकिन लोकतंत्र में अपोजिशन को यह हक होता है ये कहने, भाई आपने सर्जिकल स्ट्राइक, कितने मरे, क्या मरे, कहां मरे, लेकिन जो ही हमने नंबर ही पूछना पड़ा तो हम एंटी नेशनल हो गए। सब लोग एंटी नेशनल हो गए, इस तरफ के वहां से लेकर यहां तक एंटी नेशनल हो गए। हमने इस नोटबंदी के खिलाफ कहा तो पूरी अपोजिशन करप्ट हो गई, नहीं ब्लैक मनी वाले हो गए, या वो कहते हैं हिंदी में चट भी तेरी पट भी तेरी। आवाज उठाएं, जो भी सरकार ने पॉलिसी की उसको क्वेश्चन करो, तो या तो आप एंटी नेशनल हो गए या ब्लैक मनी वाले हो गए। ये एक बड़ा तरीका अच्छा निकला, तो इसलिए चुप रहो, जो हम करते हैं आप सुनो, वरना एंटी नेशनल कहलाए जाओगे। सर मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि शॉर्ट कमिंग्स जो रही हैं, प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग, एक्सपर्ट्स को कंसल्ट नहीं किया गया था, बफर स्टॉक पैसे का नहीं था, एटीएम्स फंक्शन नहीं कर रहे थे। यह भी एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड जाएगा, अभी तक नहीं गया था सरकार का, कि किसी एक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए 50 दिन में 135 दफा सर्कुलर इशू करने की सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जरूरत थी। ये है भूत, ये अद्भुत है सर, ये अद्भुत मानने के लिए तैयार है
कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में एक नया रिकॉर्ड तो बन गया कि किसी एक पॉलिसी को इतना इल कंसीव्ड पॉलिसी थी कि उस इल कंसीव्ड पॉलिसी को, बगैर सोचे समझे पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको 120 से 135 दफा के सर्कुलर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजने पड़े। ये वाकई में अद्भुत है, ये मैं मानता हूं। सर, इससे पहले कि मैं अगले 5-6 मिनट में, डिप्टी चेयरमैन साहब बड़े घूर के देख रहे हैं बड़ी देर से, खत्म करना चाहूंगा, ये जरूर कहूंगा क्या वजह है कि कुछ लोगों को ये पहले मालूम था 8 नवंबर से पहले। हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा जमीन के नीचे स्कैम है, जमीन के ऊपर में स्कैम है, हवा में स्कैम है। आप एक हफ्ते के लिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो मीडिया पे लगाई है उसको खोल दीजिए तो आप देखेंगे कितने स्कैम्स नजर आएंगे सरकार के। ये 6 तारीख को, 6 नवंबर को, हंसी क्यों रहे, वो बेचारे कुछ कह नहीं सकते, उनको अगली दफा पार्लियामेंट का मेंबर बनाना चाहे। एक था उसको मंत्री बनाया, मीडिया से एक था उसको आपने मंत्री बना दिया तो बंद कर दिया। ये पंजाब के यूनिट के एक आदमी यहां में नाम, एक अगर आपकी कृपा से, आपने इमरजेंसी को गलत मांगा, ये सुनकर बड़ा सुकून लगा, अच्छा लगा, मेहरबानी। जब इमरजेंसी की जाती है, हो या न हो, उसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी ने क्षमा मांगी है, लेकिन एक डिक्लेयर तो एक प्रोसेस तो फॉलो किया जाता है। यहां तो प्रोसेस है नहीं। आप कह दो इमरजेंसी है, हम मानने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैंने अनडिक्लेयर्ड कहा। हमने ये क्या वजह है कि एक भारतीय जनता पार्टी के, मेरे पास नाम है बोलना नहीं चाहूंगा, 6 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के अनाउंसमेंट से पहले ही 2 दिन ट्वीट पर 2-2 हजार के नोट दिखाए थे। ये क्या वजह है कि बीजेपी के यूनिट ने वेस्ट बंगाल में उससे 1 आध दिन पहले या उसी दिन 3 करोड़ रुपए जमा किए। ये क्या वजह है कि उसी महीने में बिहार में और उड़ीसा ने बीजेपी पे नेशनल ऑफिस के नाम पर जमीनें कैश में खरीदी। हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को ये लीक किया था, पहले ये मालूम था। और क्या वजह है कि बैंकों में इस साल आखिर के 3 महीनों में लाखों करोड़ रुपया जमा हुआ है? ये किसकी वजह से? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन नहीं है? इसलिए कोऑपरेटिव बैंक का क्या हाल हुआ, उसमें से कितना पैसा किसका है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, किसी को पता नहीं चलेगा। जब इमरजेंसी उठ जाएगी तो ये बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी निकल आएगा। अभी तक तो पूरी हिंदुस्तान रिसीविंग एंड पे है, लेकिन किसी न किसी दफा तो ये तमाम चीजें निकल आएंगी। माननीय, मैं 2 लफ्ज बजट पे कहूंगा कि जो बजट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसमें कुछ नहीं है। हमसे जो वादा किया, नहीं वो 6000 करोड़ रखा हुआ कहां? हमसे तो ये भी वादा किया गया था ना कि 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। अभी क्या 1 लाख 2 लाख भी नहीं हुए। नौजवानों को सिर्फ रोजगार, रोजगार और रोजगार चाहिए। ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है कि जब तक इस देश के युवकों को और युवतियों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये देश आगे प्रगति नहीं कर सकता है। ये सरकार को मानना पड़ेगा। यूथ को सिर्फ रोजगार की जरूरत। ग्रोथ का क्या हाल है, इंडस्ट्री का क्या हाल है, रिट्रेंचमेंट कितनी हुई है, फार्मर्स के बारे में मैंने उल्लेख किया।
रूरल इकोनॉमी के बारे में क्या, कोऑपरेटिव जो मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं उनके उसमें क्या हुआ, नरेगा के लिए बड़ा पैसा बढ़ाया लेकिन नरेगा का काम नहीं चलता है। ये तमाम टाइल इंडस्ट्री का क्या हुआ, रियल एस्टेट और डायमंड इंडस्ट्री की मैंने बात की। सर इतने सालों में हमें बड़ी एक चिंता रहती थी कि देहातों से एक्सोडस हो रहा शहर की तरह, माइग्रेशन हो रहा, शहर में एक चिंता हो रही थी, लेकिन इस नोटबंदी के बाद रिवर्स माइग्रेशन हो गया है, क्योंकि तमाम जो काम ठप है, इंडस्ट्रीज में काम है, कंस्ट्रक्शन में काम ठप है, रियल एस्टेट में काम ठप है, लोग बेचारे फिर वहीं देहात में गए। और देहात में जमीन कहां है, वहां तो घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, एक्सेप्ट 3-4 स्टेटों को, यूपी आंध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी स्टेटों में अब किचन गार्डन रह गया है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 16, 16 के 64 होते हैं। अब उन्हें घर बनाने के लिए जगह नहीं है। जो यहां काम करते थे वो वापस जाएंगे तो वो क्या खाएंगे खुद, और खुद परिवार को क्या खिलाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि ये सरकार न सिर्फ 1 साल में बल्कि पूरे 2.5 साल में नाकाम हुई है, असफल हुई है, हर फ्रंट पर, हर मोड पर। और देश को, जो मैंने पहले ही शुरू में कहा था, इरिगेशन जो आगे जाने के बजाय ये पीछे की तरफ देश जा रहा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। Thank you very much.